हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि जो शब्द ज्यामिति है वह जिसको अंग्रेजी में जियोमेट्री कहते हैं, यूनानी भाषा के शब्दों GEO और मेट्रिन मतलब METREIN से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मीट्रिन का अर्थ है मापना। अर्थात हम जियोमेट्री शब्द का जो परिभाषा देखेंगे वह है भूमि या पृथ्वी को मापना। जियोमेट्री शब्द की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यकता पड़ी वह प्राचीन काल में भूमि की माप के लिए उपयोग में लाया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो कटा हुआ पिरामिड दिया गया है, इसमें मिस्र में जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी, विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेतों के बीच की परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती थी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वहाँ के गणितज्ञों ने मिलकर ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति की थी और अपने सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने जियोमेट्री शब्द निकाला था। इसमें उन्होंने क्या किया, इन बाढ़ों के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था। ये एक समस्या थी। इस कार्य के लिए मिस्रवासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकृत करने के लिए, सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामिति तकनीकें और नियम विकसित किए। उन्होंने ज्यामिति के ज्ञान का उपयोग अन्न भंडारों के आयतन निकालने तथा नहरों और पिरामिडों के निर्माण करने में किया। वे एक कटे हुए पिरामिड, जो कि हमें चित्र में दिख रहा है, का आयतन ज्ञात करने का सही सूत्र भी जानते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जियोमेट्री या ज्यामिति जो है विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। अगला, एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स को इस जियोमेट्री शब्द की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले इसकी उत्पत्ति प्रदान की थी। यह उत्पत्ति इस सिद्धांत की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित अर्थात दो भागों में विभाजित करता है। इसी के आगे थेल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस, जो कि 572 ईसा पूर्व में था, उन्होंने अपने साथियों के साथ ज्यामिति गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। आप लोगों ने भी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग दिया रहता है। यह प्रक्रिया 300 ईसा पूर्व तक जारी रही। मतलब 572 ईसा पूर्व से उन्होंने अपना जो स्टार्टिंग की थी वह 300 ईसा पूर्व तक जारी रही। इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड हमें यह चित्र में दिखाई दे रहा है कि यह इनका जो कार्यकाल था वह 325 सामान्य यूनानी पूर्व से 265 सामान्य यूनानी पूर्व तक था। उन्होंने गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और उन्होंने एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। हमें ये नाम याद रखना है, एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया। कितने अध्यायों में? 13, और जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता था। इन पुस्तिकाओं ने समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। तो इस अध्याय में हम यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाएं समझेंगे, जो कि इस पाठ का मुख्य बिंदु है। यूक्लिड के समय की यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस समय का एक सिद्धांतीय प्रतिमान या मॉडल सोचा जिनमें वे रहते थे। उन्होंने बिंदु, रेखा, तल या पृष्ठ इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की जो उनके आसपास थी। आकाश और उसके आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु के सिद्धांत की ज्यामितीय अवधारणा विकसित की गई। एक ठोस का आकार होता है। हम यह जानते हैं कि जो ठोस होता है उसका
एक आकार होता है, उसकी माप और स्थिति होती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमा या पृष्ठ कहलाती हैं, सरफेस कहलाती हैं। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती हैं और इनकी मोटाई नहीं होती। पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र या सीधी रेखाएं होती। इन रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जिसमें बिंदु के बारे में दिया गया है। बिंदु या पॉइंट्स, यह एक बिंदु या पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। मतलब यह एक बिंदु हो गया, ठीक है। इसकी ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती है। दूसरा दिया है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मान लेती है हम दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींचते हैं तो इसकी केवल लंबाई हो सकती है, चौड़ाई रहित होती है ये। तीसरा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ये एक रेखा हो गई, इसके जो सिरे हैं ये बिंदु कहलाते हैं। या हम इसको ही बना लें तो ये भी दो बिंदु कहलाएंगे। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ये मान लेते हैं एक रेखा है और ये किसी पृष्ठ पर दो बिंदुओं पर स्थित है। एक पृष्ठ या सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मान लेते हैं हमारे पास एक ये पृष्ठ है जिसको इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। इसकी ये लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है, इसकी ऊंचाई नहीं होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं मतलब ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ये सब रेखाएं हैं क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच स्थित हैं। अगला है 7वां पॉइंट है, एक समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। अपनी इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की थी। मतलब उन्होंने जो भी कथन दिए थे वो सभी सत्य थे। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य थे। उन्होंने अपनी इस कल्पना को दो भागों में विभाजित किया था। पहला अभिग्रहित, जिसको इंग्लिश में एक्जेम्स कहते हैं, और अभिधारणाएं, इंग्लिश में पोस्टुलेट्स कहते हैं। उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। तो यहाँ पे हम अभिग्रहित और अभिधारणाएं दोनों में जो अंतर देख सकते हैं वह अंतर है कि अभिधारणा शब्द का प्रयोग यानी पोस्टुलेट्स का प्रयोग वो उन कल्पनाओं के लिए करते थे जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, मतलब रेखा, बिंदु, पृष्ठ इत्यादि के लिए। दूसरी ओर समान अवधारणाएं, जिनमें प्रायः अभिग्रहित, जिसे हम प्रायः अभिग्रहित कहते हैं यानी एक्जेम्स कहते हैं, वे कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनमें केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था। तो हम यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे कि अभिधारणाएं में वे कल्पनाएं थी जो ज्यामिति से संबंधित थी और अभिग्रहित वे कल्पनाएं थी जिनका उपयोग गणित में निरंतर प्रयोग किया जाता था, जिनका ज्यामिति से कोई विशेष संबंध नहीं था। अब हम आगे देखेंगे अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या है। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित को बिना उसके दिए क्रम के नीचे दिया जा रहा है। जैसे यूक्लिड की कुछ अभिग्रहित थे। अभिग्रहित मतलब जो केवल गणितीय उपयोग के लिए थे। पहला है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों मतलब बहुत सारी वस्तु हैं
वो किसी दूसरे वस्तु के बराबर हैं तो वो सब एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये हम जानते हैं कि मान लो कोई वस्तु एक बराबर है तो वो अगली वस्तु के भी बराबर होगी। दूसरा, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। मतलब यदि हम दो वस्तु जो बराबर हैं उनको जोड़ा जाए तो उनका पूर्ण मतलब वो जुड़कर भी बराबर होंगे। यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक दूसरे के बराबर होती, संपाती मतलब मान लो ये कोई वस्तु है हमारी, ये कोई वस्तु है, एक परस्पर संपाती हो मतलब इसी में दूसरी वस्तु है जो इसके ऊपर पूरी तरह ढक सके। तो इस प्रकार पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु आपस में बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब यदि कोई वस्तुओं को जोड़ा जाए तो वह जो बनेगा वह अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने मतलब कोई वस्तु है उसका दुगना मान लो तो वह एक दूसरे के बराबर होगा। और एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम स्टूडेंटों को यह सलाह देते हैं कि ये 7 जो अभिग्रहित हैं इनको याद कर लेंगे, उदाहरण सहित समझ लेंगे। इसके बाद आते हैं हम यूक्लिड की अभिधारणाएं या अभिग्रहित। तो इसमें दिया गया है, पहली अभिधारणा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी सरल रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी सरल रेखा खींची जा सकती है, इसका मतलब यह है कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इससे एक सरल रेखा खींची जा सकती है का मतलब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो इनसे होकर जो गुजरेगी वह एक सरल रेखा होगी। इसी का अभिग्रहित का 5.1 दिया गया है, दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। जैसे यहां देख रहे हैं हम कि दो बिंदु यहाँ पे P और Q है, इनसे तो एक सरल रेखा तो खींची जा सकती है, साथ ही इन बिंदुओं से अनंत रेखाएं भी खींची जा सकती है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसी की अभिधारणा सेकंड है एक शांत रेखा मतलब टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा मतलब ए से बी के बीच एक रेखा है, शांत रेखा है, जिसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। उसको तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। यह अभिधारणा 2 कहलाती है। इसकी तीसरी अभिधारणा कहती है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये हमारी अभिधारणा तीसरी है। किसी को केंद्र मानकर, मान लो ये केंद्र है और एक त्रिज्या ये है मान लो, तो इससे इस त्रिज्या को मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण की क्या परिभाषा होती है? ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। एक समकोण ये हो गया, एक समकोण ये हो गया, एक समकोण ये हो गया। मान लेते हैं ये सभी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये समकोण कर्ण जो प्रतिबंध है उससे ये जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं वह एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5वीं है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, मतलब ये एक सीधी रेखा है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो
तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ दिया गया है रेखा पी क्यू। ये पी क्यू जो है रेखाओं ए बी और सी डी पे इस प्रकार बनती है कि अंतःकोण यहाँ पे दो रेखाओं के मध्य जो आंतरिक जो कोण बनता है वह इंटीरियर या अंतःकोण कहलाता है। तो अंतःकोण 1 और 2 का योग जो पी क्यू के बाईं ओर है स्थित है 180 अंश से कम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लेते हैं इसका जो आंकिक मान है ये इसका और इसका मिला के 180 अंश से कम है, जो कि हमें चित्र में स्पष्ट हो रहा है। अतः रेखाएं ए बी और सी डी अंततः पी क्यू के बाईं ओर प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रकार से हम यूक्लिड की पांचों अभिधारणाओं को भी याद कर सकते हैं।